गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें आपने पढ़ना स्टार्ट किया था प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हमने आपको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाई। उसके बाद हमने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता को जो है विश्लेषण करते हुए कैसे कैसे ये सभ्यता फैली होगी, कौन कौन से देश में रही होगी, कितने राज्यों में रही है, इस बात को बताते हुए इस सभ्यता का अंत किया था हमने आर्यों के आगमन से। फिर हमने आपको आर्यों का आगमन बताया, किस तरीके से आर्य आए होंगे और उनके आने का क्या कारण रहा होगा, कैसे हमें यह ज्ञात होता है कि आर्य मध्य एशिया के भाग से आए थे, उस चीज को हम आपको बता चुके थे। धीरे धीरे वीडियो को हमने जब आगे पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि शायद जो आर्य रहे होंगे, जो आपके मुनि वगैरह रहे होंगे, ऋषि मुनि रहे होंगे, उनके कानों में ईश्वर ने आकर उनके पूर्वजों के बारे में कहानियों को बताया होगा। उन कहानियों को उन आर्यों ने तामपत्रों वगैरह पर लिखना स्टार्ट किया होगा और उसके बाद उन तामपत्रों को किसी एक व्यक्ति ने संकलित किया। संकलित करने के बाद वेद बनाए और जो वेद को बनाने वाला, संकलित करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था महर्षि कृष्णद्वैपायन, जिसे हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। वेद व्यास किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वेद व्यास उस व्यक्ति का नाम है जिसने इन सभी तामपत्रों को संकलित कर कर एक वेद की रचना की है। उसके बाद अब वैदिक काल आपका स्टार्ट हुआ था। वैदिक काल में हमने आपको पढ़ाना स्टार्ट करा था कि वैदिक काल दो भागों में हम पढ़ेंगे। आपका एक होगा ऋग्वैदिक काल और उसके साथ साथ उत्तर वैदिक काल। तो आज हम ऋग्वैदिक काल की चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चन पे चर्चा होगी। देखते हैं वीडियो की ओर। हमने आपको बताया था वैदिक काल। वैदिक काल का एक समय पीरियड बताया होगा, वो आपको पढ़ लिया होगा आपने। कल के लेक्चर में हम ये सारी बात बता चुके हैं, एक बार फिर से देखेंगे, थोड़ा सा रिकैप लेंगे। सबसे पहले हमने वैदिक काल स्टार्ट किया और वैदिक काल की स्टार्टिंग जो हमने मानी थी 1500 ईस्वी से मानी है, 1500 बीसी से आपके 600 बीसी तक मानी होगी हमने। इसके बाद इस वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले आप बात करेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसका समय पीरियड हमने माना है 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ होगा ये और 1000 बीसी तक चला होगा। ये शायद कल मैंने आपको बात बता दी थी। इसके बाद उत्तर वैदिक काल चालू होगा और वो क्यों स्टार्ट हुआ होगा उसका भी रीजन हम इसके अंत में सीख लेंगे। उत्तर वैदिक काल, इसका जो समय पीरियड रहा होगा 1000 बीसी से 600 बीसी तक समय रहा होगा। मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा सबसे पहले ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल की अगर चर्चा करी जाए तो आपसे ये पूछा जा सकता है जो ऋग्वेद है आपका वो कितने आपकी पुस्तकों में बटा हुआ है, कितने भाग हैं या कितने इसके जो है मंडल रहेंगे। तो आपसे अगर इस तरीके से पूछ ले तो आप तुरंत समझ जाएंगे। मंडल है इसके 10। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं आपके टोटल। 10 मंडल का मतलब क्या, इसके 10 भाग हैं। 10 भाग का मतलब हम कह सकते हैं 10 भागों में या 10 किताबों में इस वेद को लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आपके क्लियर हो गई होगी। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन बनता है कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है, सबसे नया मंडल कौन सा है। तो सबसे पुराने मंडल की अगर बात की जाए तो पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ ले पुराना मंडल तो आप पुराने मंडल में बोलेंगे सबसे पुराना मंडल 2 है और उसके बाद 7 है। ठीक है, नए मंडल की अगर बात की जाए, नए मंडलों में पूछ ले तो पहला सबसे नया, उसके बाद 8वां है, उसके बाद 7वां है। तो पहला यानी फर्स्ट, 8 एंड 7, 5 मंडलों की चर्चा हमने यहाँ पर आपको एक तरीके से बता दी। इसके बाद हम इन मंडलों के बारे में जानकारी लेंगे। इन मंडलों में क्या है, आखिर मंडल होते क्या हैं। मंडल जो है, अगर आप मेरी बात को ध्यान से समझिए तो जितने ऋषि मुनि वगैरह रहे होंगे उन्होंने अपने गोत्र या नामों के अनुसार जो है मंडलों को विभाजित किया है। 10 ऋषि मुनियों की बात करी हमने, 10 में से 10 ने अपने अपने गोत्रों के नाम से, जैसे विश्वामित्र हो गए, विशिष्ट हो गए आपके, इस तरीके से जो जो ऋषि मुनि रहे होंगे उन्होंने अपना अपना एक मंडल बता दिया होगा और उस मंडल में उन्होंने अपने योग्य जो भी चीजें समझ में आई होंगी वो लिखी होंगी। अब क्या कौन से मंडल में हमें पढ़नी है, एग्जाम की दृष्टि से कौन सा इंपोर्टेंट हो जाता है, उस चीज पर ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा अगर इंपोर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से तो वो बनता है आपका तीसरा मंडल, आपका मंडल नंबर 3। मंडल नंबर 3 में क्या मिलेगा आपको, ध्यान से समझेंगे। मंडल नंबर 3 की अगर बात करें तो इसे विश्वामित्र ने लिखा है।
इसमें क्या पाया गया है? इसमें गायत्री मंत्र पाया गया है, जिसे आप ओम भूर्भुवः स्वः करके सुना होगा, पढ़ा होगा, आप उच्चारण करते होंगे। तो आपसे पूछ ले अगर विश्वामित्र ने कौन सा मंडल लिखा? तीसरा। या ओम भूर्भुवः स्वः या गायत्री मंत्र कौन सा मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है। तो ये पूछा जा सकता है मंडल नंबर 3। तो सबसे पहले हमने जो बात करी मंडल नंबर 3 की बात करी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें हम, इसके बाद ठीक इसके अगले मंडल की बात करेंगे हम, मंडल नंबर 4। तो मंडल नंबर 4 में अगर हम देखें तो इसमें कृषि से रिलेटेड बात दी गई है, कृषि की जानकारी दी गई है। तो इससे हमें यह भी आइडिया लगता है कि कृषि की जानकारी अगर किसी मंडल में की गई है तो इस काल में कृषि पर भी कार्य किया गया होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था, आर्य सबसे पहले क्यों आए थे? आर्य केवल पशुओं के चराने के उद्देश्य से भारत की तरफ को प्रवेश किए थे। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है पशुओं के साथ साथ, चराने के साथ साथ इनमें थोड़े बहुत मॉडिफाई होते चले गए होंगे और उन्होंने कृषि की जानकारी उन्हें हो गई होगी, तभी तो इस मंडल में लिखा हुआ है कि किस प्रकार कृषि की जाती होगी। ठीक है, तो मंडल नंबर 4 से पूछ सकता है आपसे कि कौन से मंडल में जो है कृषि की बात की गई है, तो आप तुरंत बता देंगे कि मंडल नंबर 4 में कृषि की बात की गई होगी। ठीक है, मंडल नंबर 6 आपसे अगर पूछता है तो मंडल नंबर 6 के बारे में आप ये याद कर लेंगे कि भारद्वाज ऋषि ने ये मंडल लिखा है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारद्वाज ऋषि ने कौन सा मंडल लिखा है? तो भारद्वाज ऋषि ने मंडल नंबर 6 लिखा है। इनकी डिटेल कुछ मंडलों की क्यों नहीं बता रहे हैं हम आपको? क्यों? क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं केवल मंडल नंबर 6 के बारे में ये पूछ लेगा भारद्वाज ऋषि ने कौन सा मंडल लिखा, तो मंडल नंबर 6 अपने गोत्र के अनुसार उन्होंने लिख दिया। आपने भारद्वाज गोत्र पर लिखा हुआ है ये मंडल। जो इंपोर्टेंट मंडल बनता है आपका सबसे ज्यादा परीक्षा की दृष्टि से, तो आज आप समझ लें ध्यान से, मंडल नंबर 7 आपका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बनता है। तो मंडल नंबर 7 की अगर बात करें, इसमें क्यों इंपोर्टेंस बनती है आप पहले समझ लें, फिर मैं इस पर लिखता हूं। मंडल नंबर 7 में एक भरत वंश की बात हो रही है। कौन से वंश की बात हो रही है? भरत वंश की बात हो रही है। भरत वंश की बात होगी मंडल नंबर 7 में। इसी वंश का एक नाम और है, याद कर लेना, शायद आपने नहीं पढ़ रखा हो, उसका नाम है त्रित्सु वंश। कौन सा नाम है? त्रित्सु वंश नाम है इस वंश का। क्या कहानी रही होगी? भरत वंश में एक राजा रहा है, एक राजा रहा है जिसका नाम था सुदास। इसका राजा जो होगा उस राजा का नाम है सुदास, और सुदास के जो कुल गुरु होंगे उस समय जो राजा रहा होगा उस राजा के जो कुल गुरु थे वो वही थे जो मंडल नंबर 3 में थे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र इसके कुल गुरु हैं। सुदास के जो कुल गुरु थे वो कौन थे आपके? विश्वामित्र। जब कोई किसी सभा में ये लोग बैठे होंगे अपने दरबार में, तो हुआ क्या, विश्वामित्र ने कोई अपनी जो है एडवाइस दी होगी, सलाह दी होगी, जो इस राजा को सुदास को पसंद नहीं आई, और सुदास ने इन्हें क्या करा, विश्वामित्र को कुलगुरु के पद से हटा दिया और अपने राज्य से बाहर कर दिया। इस बात की इन्हें बहुत बुरी लगी विश्वामित्र को कि मैं इतना समय से कुलगुरु बना आ रहा हूं और तुम्हारे जितने भी वंश हैं उन वंशों में चला आ रहा हूं, बट इसने, एक राजा ने मुझे बाहर कर दिया, एक अपमान कर दिया मेरा। अब ये तो चले जाते हैं, अब राजा सुदास जो है अपना एक नया कुलगुरु बना लेते हैं। उन कुलगुरु का नाम याद रख लेना, उनका नाम है वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। इसलिए 7वां अगर पूछ ले तो 7वें की जो चर्चा की गई है उसमें गुरु वशिष्ठ ने की है। 7वां वाला किसने लिखा है? गुरु वशिष्ठ ने लिखा है ये। ठीक है, अब आगे कहानी सुने। अब ये वशिष्ठ बन गए होंगे, विश्वामित्र यहां से चले गए होंगे, विश्वामित्र को इस बात की बहुत बुरी लगती है। अब ये क्या करेंगे, इस सुदास से बदला लेने के लिए 10 राजाओं को इकट्ठा करेंगे ये। अब 10 राजाओं को इकट्ठा करने का मतलब 5 तो आर्य राजा लेंगे ये, और प्लस 5 अनार्य राजा होंगे इनके साथ में। आर्य और अनार्य में थोड़ा सा मतलब मैं बता दूं, आर्य लोग जो राजा हुए होंगे वो सुंदर शरीर वाले, सुडौल शरीर वाले, बड़े अच्छा दिखने वाले राजा रहे होंगे। और अनार्य की बात करें तो ये शरीर से, जैसे कि रंग से जो है थोड़ा सा भद्दे टाइप के, काले हो गए, शरीर इनका पतला दुबला हो गया, कदकाठी में नाटे हो गए। तो इस तरीके से आर्य और अनार्य 5-5 राजाओं को मिलकर 10 राजाओं की सेना लेकर ये इस पर आक्रमण कर देंगे।
युद्ध की दृष्टि से यहाँ पर आ जाएंगे, राजा सुदास पर आक्रमण कर देंगे। आक्रमण करने के बाद होगा क्या, ये 10 के 10 राजा हार जाएंगे, जीत फिर भी सुदास की होगी, इस भरत वंश की ही होगी। कहा यह जाता है, इस भरत वंश से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, जीत किसकी हुई, राजा सुदास की हुई। अब सुदास की जीत हुई तो ये विश्वामित्र तो कुलगुरु जो थे वो हार गए। अब जीते कौन है कुलगुरु, वशिष्ठ जीते हैं। तब इन्होंने वशिष्ठ ने ये वाला 7वां मंडल लिखा है। तो 7वें मंडल की चर्चा आज आपको याद हो गई होगी। इसी को हम इस तरीके से बोल देते हैं, आपको मैं बता दे रहा हूं, इसे बोलते हैं दास राज्य युद्ध। ठीक है, दास राज्य के नाम से जाना जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपसे पूछ ले दास राज्य युद्ध की चर्चा कौन से मंडल में है, तो आप तुरंत बोल देंगे दास राज्य के युद्ध की चर्चा 7वें मंडल में है। 7वां मंडल किसने लिखा है, वशिष्ठ ने लिखा है। वशिष्ठ से पहले कौन कुलगुरु थे इनके, विश्वामित्र थे। राजा 5 आधे 5 अनारों की चर्चा कौन से में होती है, तो तुरंत बता देंगे आप किसमें होती है, 7वें मंडल में होती है। इतना आपको याद हो गया होगा। एक क्वेश्चन और बनता है इससे, तो वो भी ध्यान रखें। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, तो आपको ध्यान रखना ये जो युद्ध लड़ा गया था वो परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया। परुषणी नदी, इसका आज वर्तमान में हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी तैयार हो गया। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं तो शायद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सारी चीजें याद होती जा रही होंगी। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए मैंने इंपोर्टेंट बता दिया, तीसरा, चौथा, छठा, 7वां, 4 बता दिए आपको मैंने, 2 और सुन लेते हैं, इसके बाद 3 सुन लेते हैं। चलिए बात करते हैं हम 7 के बाद बात कर लेते हैं नमे की। पहले नमा और 10वां 2 ही सुनते हैं जो इंपोर्टेंट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। नमे वाले में क्या है, नमे वाले में हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, जो पश्चिमी भाग की चोटी है उसे बोलते हैं मूजबंद पर्वत। तो नमे मंडल में मूजबंद पर्वत की चर्चा की गई है। आपसे पूछा जा सकता है कौन से मंडल में हिमालय के पश्चिमी भाग की चर्चा की गई है या मूजबंद पर्वत की चर्चा की गई है, तो आप तुरंत बता देंगे नमे में। अब मूजबंद पर्वत क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है मूजबंद पर्वत से ही सोमरस बनाने वाली जड़ी बूटियां ली जाती थी। तो सोमरस की चर्चा कहां से हुई है, वो भी आपके नमे में हो गई। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो सोमरस की बात आ जाए, मूजबंद पर्वत की बात आ जाए, हिमालय के पश्चिमी भाग की बात आ जाए, तो आप तुरंत बता देंगे मूजबंद पर्वत। तो नमा मंडल हो गया मूजबंद पर्वत। ये क्या है, पश्चिम हिमालय की बात हो रही है। क्लियर हो गई इतनी बात, पश्चिम हिमालय हो गया, मूजबंद पर्वत हो गया। इसी के साथ साथ सोमरस भी लिख देता हूं मैं आपको, जिससे कि एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रहे। अब एक अंतिम मंडल बचता है, मंडल नंबर 10, उसे समझाया जाएगा। और 10वां बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों, इस इंपोर्टेंस की वजह से ही अब आगे का हमारा ऋग्वेदिक काल स्टार्ट होगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझ लेना 10वें मंडल के बारे में। 10वें मंडल में क्या बताया गया है, ध्यान से देखेंगे। 10वां मंडल, 9 मंडल आपको क्लियर हो गए होंगे, मैं आशा करता हूं पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। 10वें मंडल की बात करें तो इसमें सूक्त के बारे में बताया गया है। 3 तरीके के सूक्त की चर्चा की गई है 10वें मंडल में। नंबर 1 पुरुष सूक्त, नंबर 2 विवाह सूक्त, और नंबर 3 अगर बात करें तो नदी सूक्त। अब इनकी डिटेल समझेंगे हम ध्यान से। तो अगर बात करी जाए 10वें मंडल में, सबसे पहले हमने पुरुष सूक्त की बात करी, आज केवल इसी समझाएंगे, इसके दोनों भाग कल के लेक्चर मिलेंगे। पुरुष सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद में ये लिखा हुआ है 10वें मंडल में कि एक विशाल पुरुष रहा था। पुरुष सूक्त की बात की गई है, एक विशाल पुरुष है, उस विशाल पुरुष के मुख से, जो मुख से व्यक्ति निकले हैं, और व्यक्ति से यानी मुख से, मुख का मतलब हो गया जो होगी एक नॉलेज वाली, पावर वाली होगी, जो दिमाग हो गया आपका यहाँ पर, तो इससे निकलने वाले व्यक्ति को जो है ब्राह्मण बोला गया है, जो बुद्धि का काम करते हैं। तो बुद्धि के काम करने वाले को ब्राह्मण बोला गया। ठीक है, तो पुरुष सूक्त से कि एक विशाल पुरुष से जो बुद्धि से निकलने वाले व्यक्ति ब्राह्मण कहलाए। उसके बाद कंधों से व्यक्ति निकले हैं उसके, तो कंधों से व्यक्ति को निकलने वालों को क्षत्रिय बोला गया। मैं आपको लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर पुरुष सूक्त में एक विशाल मानव की बात हुई है, जिसमें मुख से निकलने वाले व्यक्ति ब्राह्मण कहलाए आपके।
यानी ज्ञानी की बात हो रही है, ज्ञान की बात हुई। दूसरा कंधों से निकले व्यक्ति, कंधों से निकलने वाले यानी ताकत की बात हो रही है, तो ये क्षत्रिय कहलाए। इसके बाद उदर से निकले, उदर यानी पेट से और जांघों से निकले, उदर और जांघों से निकलने वाले व्यक्ति को हमने वैश्य बोला, बनिया बोला, जो व्यापार करने के उद्देश्य से आए। उदर ऑब्लिक जांग भी लिख देते हैं, यहां तक का भाग होगा उदर प्लस जांग। यहां से निकलने वाले व्यक्ति को हमने क्या बोला, वैश्य बोला। और लास्ट में पैरों से निकलने वाले व्यक्ति जो है उन्हें शूद्र बोला गया। मगर अगर ये बात ध्यान दी जाए तो ये ना केवल हमने इस चीज को वेदों में पढ़ा और वेदों से हमने एक तरीके से जातीय बना दी बाद में। रियल ये था, अगर हमने सभ्यता को हमने पढ़ा, आर्य लोगों के बारे में हमने अगर पहले पढ़ा था, तो रियल ये था कर्म के अनुसार जाति बना करती थी। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी जाति से बिलोंग करता हूं अगर, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस समय, मैं ज्ञानी हूं, मैं बुद्धिमान हूं, तो मुझे ब्राह्मण बोला जाएगा, चाहे मैं किसी भी जाति विशेष से बिलोंग करता हूं। इस समय हम जैसे कि कोई शूद्र है और शूद्र का बेटा पढ़ा रहा है, टीचर बन गया है, तो वो ब्राह्मण बोला जाएगा कर्म के आधार पर। ये नहीं है कि हमने जो है जाति के आधार पर उसे डिवाइड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोई ब्राह्मण, आज के समय में कोई ब्राह्मण है और उसका बेटा जो है कोई दुकान खोले हुआ बैठा है और बिजनेस कर रहा है, व्यापार कर रहा है, तो वो वैश्य हो गया कर्म के आधार पर, उसे वैश्य बोला जाएगा कि आप बनी हो, वैश्य हो। ठीक है, आप ब्राह्मण नहीं हो। तो जातियां जो भी बनी थी वो कर्म के आधार पर लोगों को आधारित थी, कि कर्म के आधार पर बोला जाता था इसका कर्म कैसा है। किसी व्यक्ति को सेवा करना बहुत पसंद है, अगर सेवा कर रहा है तो वो शूद्र बोला जाता था। आप अगर मेरी बात को गलत वे में ना लें तो आप ध्यान से समझिए, सबसे बड़ा शूद्र तो हमारे घर में बैठे हुए सभी के। हमारी माता से बड़ी शूद्र कौन हो सकती है? हमारी दिन रात सेवा करती रहती है वो। हमारे छोटे बहन भाई या माता पिता से बढ़ के कौन हो सकता है? हम लोग देखते हैं हमारे परिवार में अगर हमें कोई परेशानी आ जाए तो पूरा परिवार और पूरे परिवार के आसपास के जितने भी रिश्तेदार हमारे रहते हैं सब मदद करने हमारी आ जाते हैं। तो क्या वो शूद्र हो गए? तो कर्म के अनुसार लोगों को पुकारा जाता था, जाति विशेष कुछ नहीं हुआ करती थी। तो ये बात आपको मेरी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई भी इस सेंस को गलत वे में नहीं लेगा कि मैंने आपको कहा एक माँ जो है हमारी, वो माँ सबसे बड़ा हमारे ऊपर हमेशा काम करने के लिए बनी रहती है। तो क्या माँ शूद्र हो गई? अगर हम जाति के विशेष पे बना दे तो हर माँ को हम शूद्र बोलेंगे। माँ काम से शूद्र है, वो हमारी सेवा करने वाली है। ठीक है, तो हर घर में इस तरीके से जो है आपको तालमेल बिठाते रहना है, हर चीज को याद करते हुए रहना है कि किस तरीके से याद होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। आज हमने आपको पुरुष सूक्त के बारे में बता दिया, कल हम आपको नदी सूक्त के बारे में बताएंगे कि कौन सी नदी उस समय ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र मानी गई है, किस नदी का कितनी बार नाम उपयोग किया गया है, गंगा नदी का उपयोग कितनी बार किया गया है, सरस्वती नदी का उपयोग कितनी बार किया गया है, सिंधु का उपयोग कितनी बार किया गया है। इसके बाद विवाह सूक्त, विवाह को दो भागों में विभाजित किया करते थे। उन भागों को अगर ध्यान से पढ़ेंगे हम तो ये देखेंगे विवाह सूक्त में कौन सा विभाग जो है आपका अनुचित है और कौन सा अनुचित रहा होगा। ठीक है, आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा समझाई की सारी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं, तो मेरे आप पिछले वीडियो को देखते रहें और आगे वीडियो को जो है इंतजार में रहें। मैं आपको रोज एक वीडियो अपलोड करूंगा। अगर मुझे लगता है कि आप लोग मेरे वीडियो से, पढ़ाई जाने वाले वीडियो से खुश हैं, आप सेटिस्फेक्शन होता है, पढ़ाना मेरा आपको जो समझ में आ रहा है, तो मैं इससे भी ज्यादा डिटेल आपको समझाऊंगा और वीडियो की लेंथ को बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर 15 मिनट की वीडियो में, 20 मिनट की वीडियो में ये सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।